हेलो दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास साइंस हेलो दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस है और इससे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले भी हम लोग इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ये एकेडमी के साथ साथ आपको सभी जनरल कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इस सभी एग्ज़ामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम बात करें तो हम दूसरा प्रकार देखेंगे, वो होगा वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन अभिक्रिया, तो अपघटन का अर्थ जानबे करते हैं, यानी कोई चीज़ सड़ना, गलना या टूटना, ये अपघटन ही कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपघटन अभिक्रिया देखते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलाक्षणिक यानी विशिष्ट गंध की आप सूंघ सकते हैं, यानी विशिष्ट गंध भी आप सूंघ सकते हैं। जैसे फेरस सल्फेट है तो फेरस सल्फेट की बात कर रहा है कि फेरस सल्फेट है। ठीक है, हम बात करते हैं कि फेरस सल्फेट यानी फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। यानी आप इसको ऐसे भी फार्मूला यानी एक रासायनिक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं तो इसको भी याद रख सकते हैं कि फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है FeSO4 होता है। और यहाँ जो S लगा हुआ है ये सॉलिड यानी ठोस को रिप्रेजेंट करता है। जब फेरस सल्फेट को हम हीट देंगे यानी उष्मा देंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है Fe2O3। यानी आप रखिएगा कि फेरस सल्फेट FeSO4 जब इसको हीट देंगे यानी उष्मा देंगे तो ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा यानी Fe2O3 बनाएगा, ये भी सॉलिड होगा। फिर ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 को डिनोट करते हैं। कराए कि आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो आप जानते हैं वियोजन यानी अपघटन यानी टूटना, यानी कोई भी चीज़ को एक बड़ा टुकड़ा है वो टूट कर क्या हो गया, छोटा टुकड़ा में छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया, तो उसे क्या कहेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 ये गैस है। तो आप जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का अर्थ ही होता है एक बड़े अभिकारक टूटकर छोटे छोटे अभिकारकों में विभक्त हो जाना। तो कह रहा है कि जैसे ही हम फेरस सल्फेट यानी फेरस सल्फेट का सूत्र आप देखे हैं FeSO4 7H2O होता है। क्रिस्टल क्या करता है, जल त्यागता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 क्या है, एक गैस है। तो हम लोग जानते हैं SO2 SO3 क्या है, गैस होता है। अब आता है ऊपर कड़ा है कि ऊपर देने पर यानी उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, चूना या बिना बुझा हुआ चूना। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि चूना का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO हो जाता है। ठीक है, और बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोला जाता है। बहुत बार रेलवे ग्रुप डी में तो धड़ल्ले से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहेंगे। तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। इसके अनेक उपयोग में एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, यानी चूना का जो यूज होता है सीमेंट बनाने में करते हैं। तो याद रखिए कि चूना का यूज कहाँ होता है, उपयोग सीमेंट बनाने में। ऊष्मा के द्वारा कई वियोजन अभिक्रिया को
ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए CaCO3 यानी चूना पत्थर है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना कौन हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 हो गया। CO2 यानी ग्लोबल वार्मिंग में भी यूज होता है, तो यानी ग्लोबल वार्मिंग में किसको यूज करते हैं? CO2 का यूज करते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है, जो आप देख सकते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। क्या कह रहा है कि एक नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चून लीजिए, चिमटे से क्वथनल नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखिए और इसे गर्म कीजिए, जैसा इसमें दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कीजिए। आप देख सकते हैं वर्णन है, लेड नाइट्राइट दिए हैं, कथनली है और प्रकनली पकड़ने वाला औजार है। जब इसको लौ पर रखेंगे तो क्या होगा? आप देखेंगे, कह रहा है कि आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है। तो याद रखिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आता है लेड नाइट्राइट। तो लेड नाइट्राइट का सूत्र है PbNO3 होता है। जब इसमें ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगा, यानी PbO बनाएगा, यानी सॉलिड बनाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 गैस बनाएगा, जो ये गैस होता है, और ऑक्सीजन ये भी गैस बनाएगा। तो लेड नाइट्रेट को जब तापन देंगे यानी हीट देंगे तो ये क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और फिर ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कड़ा कि 1.7 में ये भी क्रियाकलाप है, इसको पढ़ लीजिएगा। जल विद्युत अपघटन के बारे में बताया गया है। आप देखिए वो जो अभिक्रिया पढ़े हैं 1.7 उसी का बताया गया है। यहाँ हम देख लेते हैं क्या है। कहा कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl2। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl हो गया। ठीक है, AgCl होता है। सूर्य के प्रकाश देंगे तो Ag यानी सिल्वर में और क्लोरीन में विभक्त हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है AgBr, यानी इससे पूछ लेगा, और सिल्वर क्लोराइड का AgCl2 होता है। तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य प्रकाश देंगे, सूर्य का प्रकाश जब इसको लगेगा तो Ag यानी चांदी में और बोरोनियम यानी Br2 में विभक्त हो जाएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? तो उसमें ऊर्जा देते हैं, यानी सौर ऊर्जा यानी उसमें ऊर्जा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा कि AgBr का यूज किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। आगे करा कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। हमने देखे संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा को रिलीज करे यानी ऊष्मा को निकाले, तो उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया जो होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। वियोजन अभिक्रिया का होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। अब इसको प्रश्न है, आपको जो पढ़ाए हैं उसको आप लोग बताइएगा कैसे होते हैं। अब आता है विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो विस्थापन अभिक्रिया यानी आपका थर्ड प्रकार है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार में ये थर्ड है। प्रकार में क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया जो आपको थर्ड है। ठीक है ना, थर्ड विस्थापन अभिक्रिया जो है थर्ड हो जाते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब करा कि क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 9 की हम बात करें तो इसमें क्या करा है कि लोहे की 3 कील लीजिए। करा कि लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। A तथा B से चिन्हित
की हुई 2 प्रखनलियाँ लीजिए, प्रत्येक प्रखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक प्रखनली बी के कॉपर सल्फेट विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबा कर रखिए। तुलना करें कि 1 किल अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो में कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। प्रखनली ए और बी के कॉपर सल्फेट के विलयन नीले रंग के तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी पीले रंग की बाहर रखी किले की से तुलना कीजिए। तो ये सब करा कि आपको कैसे इसमें क्या क्या हुआ सो बताने का बात कर रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ से हम पढ़ेंगे जो इसका कहने का टॉपिक था। करा कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, यानी उसमें जब रखे कॉपर सल्फेट में तो लोहे का कील का रंग भूरा क्यों हो गया। कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। देखिए Fe यानी लोहा है, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, एक वाणिज्य यानी जल और दोनों होता है। FeSO4 यानी आयरन सल्फेट हो गया। तो देखिए हुआ क्या कि इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई, यानी लोहा है उसमें हम यानी लोहा के साथ कॉपर सल्फेट को रखें तो बनने वाले जो अभिक्रिया होंगे उस पर आयरन सल्फेट बन गया, यानी FeSO4 और Cu यानी कॉपर बन गया। इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व यानी कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। कहा कि इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। वैसी अभिक्रिया जो किसी को विस्थापित कर दे वो क्या कहेगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं जैसे जिंक है, ठीक है, और जिंक के साथ क्या है कि CuSO4 है यानी कॉपर सल्फेट के साथ किए तो जिंक किसका विस्थापन कर दिया, कॉपर का यहाँ विस्थापन कर दिया। याद रखिएगा कि जिंक क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो जिंक सल्फेट बनाया यानी ZnSO4, ये सूत्र याद रखिए कि जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। तो जिंक है प्लस उसमें कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया गया तो क्या किया, जिंक सल्फेट तो बन गया लेकिन कॉपर को क्या किया, ये विस्थापित कर दिया। विस्थापित यानी किसको किया है, कॉपर को किया है, यानी कॉपर को क्या कर दिया, ये विस्थापित कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए लेड है यानी सॉलिड है, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड होता है, ठीक है। तो Pb किसको विस्थापित कर दिया, यहाँ कॉपर को ही विस्थापित कर दिया। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई विस्थापित किसी को कर दे तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ देखते हैं जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, Pb यानी कॉपर को ही विस्थापित कर देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आता है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं क्या है। अब कह रहा है कि आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, यानी क्रियाकलाप देख लीजिए, क्रियाकलाप के बारे में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए सोडियम सल्फेट है यानी Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड विस्थापित होकर क्या किया, ये BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, साधारण नमक बोलते हैं, तो उसमें विस्थापित हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि Ba+2 और S4 की अभिक्रिया BaSO4 के अवक्षेपण का निर्माण होता है। एक अन्य तरह का उत्पाद यानी सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में नहीं रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब आता है आपका टॉपिक है उपचयन या अपचयन। उपचयन या अपचयन क्या होता है। उपचयन या अपचयन की हम बात करते हैं। उपचयन और अपचयन के चीना डिश में 1 ग्राम कॉपर चून लेकर उसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा, कॉपर का चून युक्त चाइना डिश, ठीक है। कॉपर चून की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, यह काला पदार्थ क्यों बनता है। यानी कह रहा है कि कॉपर की चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक काली परत चढ़ जाती है, ये काला पदार्थ क्यों बना। यह कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन में योग से बना है। यानी आपसे कह रहा है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड का काला परत चढ़ा, यह काला पदार्थ क्यों बना, तो इसका आंसर है कि यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। तो कॉपर है
ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, तापन मिला तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, यदि इस गर्म पदार्थ यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और कॉपर प्राप्त होता है। तो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन साथ करेंगे तो तापन देंगे तो क्या बनाएगा, कॉपर और हाइड्रोजन यानी जल बनाएगा। H2O किसका है, जल का सूत्र है, तो ये जल बनाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जल का निर्माण करता है। ठीक है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन हुआ है। याद रखिए कि उपचयन किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ के में जो है ऑक्सीजन का ह्रास यानी कम होता है तो उसे कहते हैं उपचयन हुआ है। तो याद रखिएगा कि वैसी अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन कहेंगे, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम उसे अपचयन कहेंगे। इतना याद रखिएगा यहाँ से। अब आता है कि अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए उपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इस अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, तो आप देख लीजिए तापन देंगे तो क्या बनाया, कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बनाया। तो हम देख रहे हैं कि ह्रास किसका हुआ है, किसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ये ऑक्सीजन की कमी कॉपर में हुई है। तो कॉपर का क्या हुआ यहाँ, यानी हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी किसका हो गया, कॉपर ऑक्साइड का। देखिए कॉपर आप ऐसे समझिए कि कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ जो दिया गया है फिर से समझ लेते हैं इसको कि देखिए कॉपर ऑक्साइड है, आप देख लीजिए ये कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया गया, तापन दिया यानी हीट दिया। तो यहाँ देखिए यहाँ कॉपर बना, यहाँ जल बन गया यानी H2O बन गया। तो आप देखिए किसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ऑक्सीजन की कमी कॉपर ऑक्साइड में हुई है, तो हम कहेंगे कि किसका अपचयन हुआ है, तो अपचयन हुआ किसका, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। लेकिन उपचयन यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ा है तभी तो ये जल बना है, तो हम कह सकते उपचयन जो यहाँ हुआ है हाइड्रोजन का हुआ है। ठीक है, तो अपचयन यानी कैल्शियम यानी कॉपर ऑक्साइड में हुआ है और उपचयन जो हुआ है हाइड्रोजन में हुआ है। ठीक है, अब आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, ZnO प्लस C लिए। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन या उपचयन अभिक्रिया उसी का नाम है। तो करा कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ जब हीट कराएं तो जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ देखिए अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन जो हो रहा है ये हो रहा है जिंक ऑक्साइड का, इसका जो है अपचयन हो रहा है। ठीक है, जबकि उपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, इसका जो है उपचयन हो रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ जिंक बना रहा है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम मृत्यु वाला गैस भी बोलते हैं। ठीक है, सिगरेट वगैरह जब जलता है तो उस समय जो गंध आती है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, इसी प्रकार अभी क्या MnO2HCl, तो MnCl2 बना और H2O बना और Cl2 यानी क्लोरीन बना। ठीक है, तो अभिक्रिया 3.1 में देख रहे हैं कि कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तथा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर बनता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ अभिक्रिया 1.32 में देखेंगे HCl में क्लोरीन उपचयित हो रहा है, इनमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, Mn2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा वो उपचयन कहलाएगा, जिसमें ऑक्सीजन घटेगा अपचयन कहलाएगा। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी करा कि ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है
तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। यानी किसी भी अभिक्रिया में उपचयन तब होगा जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। अपचयन तब होगा जब ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ठीक है, इस प्रकार क्या, अब अगला टॉपिक है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? तो एक अभिक्रिया है, उपचयन का प्रभाव है। यानी उपचयन का अर्थ क्या होता है? हम जानते हैं कि उपचयन यानी हम जानते हैं कि उपचयन यानी उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, लेकिन प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में जो होगा हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, हाइड्रोजन घटेगा। तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातु में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारिता होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का ही अन्य उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का अर्थ हो गया कि आपके घरों में जो लोहा वगैरह होती है, देखिएगा आप खुले में जब छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, तो ये संक्षारण का उदाहरण होता है। स्टील वगैरह के, स्टील में तो थोड़ा कम जंग लगता है, लेकिन अब जब एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, इस सब को जो बाहर में छोड़ दीजिए उसमें तांबा पे हरी परत चढ़ जाता है, तो ये सब क्या है, संक्षारण के ही उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आता है, अब आता है कि संक्षारण के कारण, यानी करा कि संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तु बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हम हर वर्ष अधिक पैसा खर्च करते हैं। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। हम बाद में बात करेंगे कि संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या हैं, जैसे उस पर जस्ता करना यानी उसको पेंट कर देना, लेप लगा देना, ग्रीस करना, ये सब क्या हो जाते हैं, संक्षारण से बचाने के उपाय हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब आता है कि विकृति गंधिता क्या होती है। विकृति गंधिता क्या होती है? वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचित होने पर तेल, यानी उपचित होने का अर्थ हो गया कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और हाइड्रोजन का ह्रास हो गया। तो उपचित होने पर तेल एवं वसा विकृतिगंधी हो जाते हैं तथा उन्हें स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस जैसी कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो याद रखिए कि चिप्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि चिप्स वगैरह जो खाते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है। अब आता है प्रश्न उत्तर है, आपने जो है इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में देखिएगा कि लिखा रहता है लास्ट में कि आपने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा ये भी हम देख लेते हैं कि आपने क्या सीखा। क्वेश्चन है पहला कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप में उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसे रासायनिक समीकरण में अभिकारक, उत्पाद दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, समीकरण संतुलित होगा। यानी दोनों तरफ समान होगा तो संतुलित होगा। संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब आता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ये पढ़ भी किए थे। अगला है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दो विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन आपस में
आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अम्लीय लवण प्राप्त होते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्लीय लवण प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग उपचयन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपका ये अभ्यास प्रश्न है और आगे की क्लास में हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको और अधिक से अधिक आने वाले वीडियो जनरल कंपटीशन यानी प्रतियोगी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ साथ आप जो एकेडमी यानी स्कूलिंग की जो पढ़ाई करते हैं उसमें भी हेल्प होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए या स्कूली एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।